अगर राहुल गांधी एक ओपन ऐलान कर दे कि जब मेरी मेजॉरिटी मिलती है तो मैं 370 को वापस लाऊंगा, आई विल सल्यूट हिम, हम उनके साथ लेंगे। एटम बम रखा है, एक लोगों में सिक्योरिटी है कि नहीं हमारे पास एटम बम है, लेकिन सपनों में भी नहीं सोचते इसका इस्तेमाल करेंगे एक डिटरेंट के तौर। अरे जनाब, मुझे पहले बताओ क्या कश्मीर के लोगों को शौक है पत्थरबाजी करने का? कौन यहाँ पत्थर उठाना चाहता है? 370 ऐसे में एक ही तरीके से वापस आएगा, एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल। लद्दाख आप देख लें, इसी जम्मू कश्मीर से निकाल के यूनिटी बनाया गया, वहाँ कितनी एजिटेशन हुई 5 साल में। मैं नहीं कहता हम सड़क पर जाकर पत्थर मारो, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट कर दी, जलील किया हमें। पूरे कंट्री में पहली स्टेट जिसको यूटी बनाया गया। और जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? ये ऐसी बात है कि एसपी को आप थाने का मुंशी बना दें, उसको कैसे लगेगा? फारूक अब्दुल्ला जब छूटे उसने कहा गांधीयाई तरीके से 370 वापस लाएंगे। आप जाके उससे पूछ लेना, उससे मिलते नहीं है, कि आपका गांधीयाई तरीका क्या था जो गांधी ने किया, क्या एक बार में उसने किया? अगर 370 का ये प्रयोग करते हमारे जम्मू कश्मीर के ये तथाकथित सो कॉल्ड रीजनल पार्टी, फिर यूएपीए लाते ही नहीं। पत्थरबाजी का यहाँ शौक किसी को नहीं है। कश्मीर के लड़के टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जब उनका फ्यूचर ही डाल हो, पॉलिटिकल लीडर का काम पॉलिटिकली फाइट करना होता है। किसान लाज आएंगे, लेकिन किसान लाज को लेकर मोदी जी ने खुद, बाकी लोगों ने पंजाब के या बाकी किसान थे उनको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, ये कहा वो कहा, टूल किट कहा, ये कहा वो कहा, लेकिन जब उन्होंने पीसफुल स्ट्रगल जारी रखी तो अल्टीमेटली बैसाखी के दिन मोदी जी को किसान लाज वापस लेने पड़े। इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में हूं और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत अलग है। 10 साल के बाद यहां के लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने का मौका मिल रहा है और आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो करीब 14 साल तक सरकारी नौकरी उन्होंने की, उसके बाद 2008 में इस्तीफा दे दिया और मात्र 17 दिन के चुनाव प्रचार पर विधानसभा में पहुंच गए। 2008 में विधानसभा में पहुंचे, फिर उसके बाद 2014 में फिर से विधानसभा में पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हरा दिया और चुनाव भी लड़ा तो जेल में रहते हुए। राशिद साहब हमारे साथ में है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो जेल से आप जो है चुनाव जीत करके 2024 का पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। 5.5 साल तक आप जेल में हैं, अभी जमानत पर आए हैं। ये जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, कैसे देख रहे हैं आप? पहले मैं आपको ये करेक्ट करूं कि 2019 में हम दूसरे नंबर पर थे। दूसरे में? एनीवे, ओके। तो चुनाव जो आज का है, इस मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या कश्मीरियों को जो बोलने की आज़ादी उनसे छीन ली गई। मोदी जी अपना नया कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, कश्मीरी कोई बोल नहीं पा रहे हैं। जो उनकी रीजनल पार्टीज़ हैं, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़, कहने को तो रीजनल हैं तो बीजेपी और पीडीपी की एक्सटेंशन विंग, उनका फेलियर जो रहा एक पिछले 30-40 साल से, और स्पेशली 5 अगस्त 2019 के बाद, उस सिनेरियो में चुनाव हो रहा है। फिर मोदी जी नए कश्मीर की बात कर रहे हैं। एलजी साहब हमारे कह रहे हैं हमने ज़बरदस्त काम कर दिए, लेकिन जो मैंने देखा ग्राउंड पे, सड़क, बिजली, पानी, पूरी तरह से लोग तरस रहे हैं। मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मुझे 8 दिन हो गए या 9 दिन यहाँ आए हुए, 4 दिन बिल्कुल हमने मुँह भी नहीं धोया। ये सिटी का हाल है, गाँव का क्या हाल होगा। इन समस्याओं में डेवलपमेंटल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़, सब को लेकर एक मैस जो किया गया, जो स्मोक स्क्रीन बनाई गई, उस सिनेरियो में इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है और वक्त साबित करेगा कि मोदी जी का नया कश्मीर का नैरेटिव फिलहाल सही नहीं था। आप ये बात सही है, हम लोग भी यहाँ पे आए, काफ़ी देर हो गया, इंटरव्यू के लिए वेट भी किया, तो मैंने पूछा वो टॉयलेट जाना एक बार, तो उन्होंने कहा कि पानी नहीं आया। शुक्रिया, आपने इंडोर्स किया। हाँ। कम से कम एक नेशनल मीडिया के जरिए से सच तो बोल दिया। हाँ, नहीं, ये जो चीज़ है मैंने महसूस की, और मैं तो ये भी हैरान भी हूँ कि आप इतने बड़े लीडर हैं। 2018 में आपकी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई, करीब 1-1.5 घंटे की मुलाकात आपकी हुई, और फिर आज क्या ऐसा बदल गया कि फिर 5.5 साल से अब जेल में? नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हूँ कोई और हूँ, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। दुख हमारा ज़्यादा है, सफ़र हम कर रहे हैं, तो हमने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग के लिए रास्ता खुला रखा। मैं मनमोहन सिंह जी से 2 बार मिला हूँ, शायद अमित शाह वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसमें कभी नहीं मिला।
राजनाथ सिंह जी, पी चिदम्बरम, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये जितने भी हैं मैं सबसे मिला हूँ और ओपन मिले हैं, हम कोई पर्दे के पीछे नहीं मिले हैं। डेलीगेशन हैं उनके आए, हमें भी बुलाते थे। तो सवाल बदलने का नहीं है, हमें तभी लगा तो उनका फाइनल एम है आर्टिकल 370 हटाना। हमने तरीके से उनको कन्वे किया कि हम इसके साथ नहीं हैं, तो ओबियसली उन्हें जो करना था वो कर दिया ताकत के बल पर। तो हमें जो करना था हम इतना ही कर सकते, रेजिस्ट कर सकते थे, हमने रेजिस्ट किया तो जेल में। तो आपको तब उस मुलाकात में ये अंदाजा हो गया था कि 370 हटाया जाएगा? 100% बिल्कुल। हमने इसीलिए उनसे तब कहा कि अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन जो चीज़ वहाँ के लोगों के हित के खिलाफ हो हम उसके साथ नहीं हैं। अब लेकिन 370 एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आप भी बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं कि हम लोग जो है 370 को वापस लेकर के आएंगे, लेकिन वो तो सेंटर के बगैर संभव नहीं है। आपने सही फरमाया। यही झगड़ा मेरा उमर अब्दुल्ला साहब और पीडीपी के साथ है। ये गए कोर्ट में कोई भी जा सकता है। पॉलिटिकल लीडर का काम पॉलिटिकली फाइट करना होता है। किसान लाज लाए गए, लेकिन किसान लाज को लेकर मोदी जी ने खुद, बाकी लोग ने पंजाब के या बाकी किसान थे उनको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, ये कहा वो कहा, टूल किट कहा, ये कहा वो कहा। लेकिन जब उन्होंने पीसफुल स्ट्रगल जारी रखी तो अल्टीमेटली बैसाखी के दिन मोदी जी को किसान लाज वापस लेने पड़े। यहाँ तो कोई मूवमेंट ही नहीं चली। लद्दाख आप देख लें, इसी जम्मू कश्मीर से निकाल के यूटी बनाया गया। वहाँ कितनी एजिटेशनें हुई 5 साल में। मैं नहीं कहता हम सड़क पर जाकर पत्थर मारो। फारूक अब्दुल्ला जब छूटे उसने कहा हम गांधीयाई तरीके से 370 वापस लाएंगे। आप जाके उससे पूछ लेना, मुझसे मिलते नहीं हैं, कि आपका गांधीयाई तरीका क्या था। जो गांधी ने किया क्या एक बार भी उसने किया? सिट इन किया, भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक की, धरना दिया, पार्लियामेंट में बोले, कुछ तो किया ही नहीं, ड्रामा। तो इसलिए 370 या तो पार्लियामेंट में वापस आएगा। हाँ, अब राहुल गांधी से उनका इंडियन अलग से, अगर राहुल गांधी एक ओपन ऐलान कर दे कि जब मेरी मेजॉरिटी मिलती है तो मैं 370 को वापस लाऊंगा, आई विल सल्यूट हिम, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ कहते नहीं है। वो एड्रेस कर रहा है पूरे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो 370 ऐसे में एक ही तरीके से वापस आएगा, एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल। लेकिन वो करने के लिए गुपकार अलायंस, फारूक अब्दुल्ला बाकी तैयार ही नहीं है। इंजीनियर रशीद तो दुनिया को पता है, मैं तो आवाज़ उठा रहा, यही वजह है जेल में। तो आपको कम से कम आपको ये विश्वास हो रहा है कि इस चुनाव के बाद में स्टेटहुड मिलेगा? ये स्टेटहुड स्टेटहुड कौन सी चीज़ है मुझे बताइए। आप बच्चे को कहते हैं कि उसके पास एक मतलब बहुत बड़ा टॉफ़ी का डब्बा था, उसमें से एक छोटा सा आप टिक्किया उतनी थी, उसके कहते हैं लॉलीपॉप, कैसा लग रहा है? स्टेटहुड देने सही बात है, लेकिन मुझे एक चीज़ बता, हमारा झगड़ा स्टेटहुड तो है ही नहीं। ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट कर दी, जलील किया हमें। पूरे कंट्री में पहली स्टेट जिसको यूटी बनाया गया, जब यूटी को स्टेट बनाया जाता है। और जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? ये ऐसी बात है कि एसपी को आप थाने का मुंशी बना दें, उसको कैसे लगेगा? झगड़ा स्टेटहुड नहीं है, झगड़ा है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। थैंक यू। तो अभी आप पत्थरबाज की अब खुद ही बात कर रहे थे, ये बीजेपी की नैरेटिव पेश कर रही है कि हमने 370 हटाया तो पत्थरबाजी बंद हो गई है, स्कूल खुल रहे हैं, शांति है, और ये अगर फिर से 370 वापस लेकर के आएंगे तो वही पत्थरबाजी होगी, स्कूल बंद रहेंगे। अच्छा, मुझे पता है 370 में कहीं लिखा था कि पत्थरबाजी करना बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा काम है, लेकिन सुनिए ना, क्या 370 में लिखा था कि स्कूल बंद करो, इससे कश्मीर की तरक्की होगी? क्या 370 में लिखा था? एक कमाल है सर कि कश्मीर में आप रोज़ हड़तालें करो। 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, इतना ही कि सेंटर का कोई कानून डायरेक्टली यहाँ नहीं लगेगा, थ्रू असेंबली आएगा। अब प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखें इनसी पीडीपी का, अगर 370 का उपयोग किया होता फिर एनआईए यहाँ आ ही नहीं सकती थी, कहते में चाहिए नहीं सेंट्रल एजेंसी। अगर 370 का ये प्रयोग करते हमारे जम्मू कश्मीर के ये तथाकथित सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज, फिर यूएपीए लाते ही नहीं। लेकिन वहाँ भी पास बिल होती नहीं थी सबसे पहले कश्मीर में। इतना ही है 370 की असेंबली की कंसेंट। अगर ये 370 वाकई इम्प्लीमेंट करते एनसीपीडी का फेस होता, उस माँ बाप मुझसे पूछो जो आज मगरमच्छी आंसू बहा रही है, जब जीएसटी पर पूरे कंट्री में हंगामा हुआ, हम चाहते तो 370 की वजह से उसको लाते ही नहीं, सबसे पहले तो उसी ने लगाया। ये एक परसेप्शन था लोगों के जहन में कि नहीं हमारे पास कुछ है, था तो प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कहते थे जैसे आपके पास एटम बम है,
मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। इंडिया के पास एटम बम है, कभी इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं? बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो सियासी तौर पे जब देखा जाएगा, नॉर्मली कोई नहीं करेगा ना। कहाँ करेंगे इस्तेमाल? कोई नहीं करेगा, उतना पागल कोई होगा क्या? एटम बम रखा है, एक लोगों में सिक्योरिटी है कि नहीं हमारे पास एटम बम है, लेकिन सपनों में भी नहीं सोचते इसका इस्तेमाल करें, एक डिटरेंट के तौर। यही था 370 कश्मीर। नहीं, हम इंडिया में हम किससे पेश है थे, तो हम 2 कौड़ी के गुलाम, मामला खत्म। लेकिन ये पत्थरबाजी बंद हुई, शांति है। अरे जनाब, मुझे पहले बताओ, क्या कश्मीर के लोगों को शौक है पत्थरबाजी करने का? कौन यहाँ पत्थर उठाना चाहता है? आप अभी भी देख सकते हैं कि मैं हर जगह, आज नहीं पहले भी, जेल जाने से पहले भी ओथ लेते थे कि पत्थरबाजी ना करें। कश्मीरी पत्थर क्यों मारे? पत्थरबाजी इसलिए मारी जाती है जब कोई सुने नहीं। मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। सुभाष चंद्र बोस ने भी तो अपनी आर्मी बना ली। जब आप उस ब्रॉड एंगल में ले लें, काज आपका कितना बड़ा था, फिर उन्होंने बंदूकें उठाई। मुझे समझा दीजिए, आप उसको जस्टिफाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ कश्मीरी बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, लेकिन पत्थरबाज इसलिए पत्थर नहीं उठा रहा, उसको आप 50,000 10,000 रुपये देते। एक सिचुएशन ऐसी बनती थी, कन्फ्रंटेशन होती थी, जब आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाए। मैं फिर कहता हूँ मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन हम रोक ही नहीं सकते थे। अब अभी मैं 5.5 साल से बंद हूँ। जब आप पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं सुनेंगे, रिएक्शन तो होना है ना। अगर आप किसी प्रेशर कुकर में, हांडी में कुछ पका रहे हैं, आप पूरा वो पक गया है, नीचे से फिर आप डाल रहे हैं वो उसमें स्टीम, उसका क्या हो जाएगा? बताइए ना, फट तो जाएगा। वही तो वो चीज़ है। पत्थरबाजी का यहाँ शौक किसी को नहीं है। कश्मीर के लड़के टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जब उनका फ्यूचर ही डार्क हो। अभी तिहाड़ जेल में 29 के लड़के एक ही FIR में बंद है। 22 पर सिर्फ उसमें एलिगेशन है, फेसबुक पोस्ट, उस पर NIA ने उनको गिरफ्तार किया। भाई 3 साल से बंद है। तो मैसेज क्या पाया जाएगा? इसी यूथ ने मुझे मैंडेट दिया, इतना भारी मैंडेट। लखनपुर खीरी में आपको यूनियन होम मिनिस्टर के बेटे को 4 कत्ल उसने कर दिए, बेल पर है। इंजीनियर रशीद, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, आप ही हो जाते हैं बदनाम। मुझे इंटरव्यू बिल के लिए भी जस्टिफाई करते हैं, मुझे इंटरव्यू बिल क्यों मिली? तो अब जिस यूथ ने मुझे वोट दिया, आज कल जब मैं वापस जेल जाऊँगा, जरा इधर से सोचिए ना, वो क्या सोचेंगे? हम तो निकले थे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डांस में आए, फिर जीत भी हासिल की, लेकिन फिर भी बेचारा बोल नहीं पा रहा है। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं तिहाड़ में रहूँगा, उन लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी? लेकिन जल्दी करें। हाँ ठीक है। ये आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू रोती है, उमर अब्दुल्ला पर भी आप अटैक करते हैं। उमर अब्दुल्ला आपको कहते हैं कि आप बी टीम हैं, और बीजेपी ने आपको जो है वो इसलिए बाहर निकलवा दिया कि आप यहाँ पे वोट काट पाएं। आप ऐसे करें जैसे मैं उस्मान अब्दुल्ला जैसे बहुत बड़ा दहशतगर्द था, बीजेपी ने आपको जेल से निकलवाया। पहली बात है, किया क्या है मैंने? अब मेरिट आपके इस कोर्ट की कंडीशन आप सुनना बोले, सही मौके में बता दूंगा। 5.5 साल से जेल में हूँ, उनका मतलब था मैं वहीं मरूँ। एक दूसरा, बी टीम कौन है दुनिया को बताए। कल उमर साहब ने खुद ही कहा, अपनी पार्टी ने उसकी सपोर्ट कर दी बड़गाम में, अपनी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किया। अल्ताफ बुखारी साहब को 19 से आज तक बीजेपी का बी टीम, और अल्ताफ बुखारी ओपनली मिलता भी रहता है बीजेपी के लोगों से। इलेक्शन में उनका साथ भी था, अब वो भी कह रहे हैं मैं उनका साथ नहीं हूँ। तो उसके बाद मुझे पता था कि उमर साहब कहेंगे शाम को कि मुझे इनका सपोर्ट नहीं चाहिए। कल शाम मैंने जब खोला वो सोशल मीडिया, उसकी बाइट देख रहा हूँ, उमर साहब थैंक्स बोल रहे हैं अपनी पार्टी को, जो बीजेपी की खुद ही बी टीम कहते थे। अब तो झगड़ा ही खत्म, ये डिबेट बंद होनी चाहिए। अब आप उमर अब्दुल्ला से पूछिए, अब आप बीजेपी की बी टीम है, यू नीड नो एविडेंस। जब एविडेंस आपके सामने, फिर भी आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन का भी ख्याल रखें। थैंक यू। ये वोटिंग जिस तरीके से पहले चरण की हुई, इसमें बम्पर वोटिंग दिखी, वो मोदी के लिए नहीं हुई। हाँ। बम्पर वोटिंग इसलिए हुई कि इंजीनियर रशीद 19 में भी मेरे लिए वोटिंग हुई। अगर मुझे तब मेरे पास रुपया 5-6 लाख होता, मैं तब MP बन गया होता। तब मैं जेल में नहीं था, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 1 पे आया। बम्पर वोटिंग इसलिए हुई कि 19 में इंजीनियर रशीद ने पार्टिसिपेशन किया, 10% वोट एजेंसी से, आप पूछ लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी से, पुलिस से, उनका रिपोर्ट है कि इसकी वजह से लोग बाहर आए। आज यहाँ पर 20% वोट नहीं पड़ते, लिख के ले लाने से। लोग इसलिए आए कि इंजीनियर रशीद ने जेल से फार्म भरा,
एक होप पैदा होगी। नहीं, अभी भी चुनाव में जैसे जहाँ पे वोटिंग नहीं थी तो वहाँ पे भी मैं वोटिंग। सर वही कह रहा हूँ, हम लोगों से कह रहे हैं कि बंदूक आपने उठाई, मतलब कुछ नहीं निकला, स्टून पेल्ट की कुछ नहीं निकला, हड़ताल की कुछ नहीं निकला। अभी एक ऑप्शन है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से आके अपनी बात रखो। लोगों को ये होप है, और जिस दिन ये होप भी खत्म हो जाएगी उस दिन क्या होगा वो सोचें। आप इस इलेक्शन के बाद कितने होपफुल हैं कि कश्मीर के हालात बदलेंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दबा के आपने रखा है, आपने मतलब दिल्ली दबा रहे। वो कितना अकल से काम लेते हैं, कश्मीरियों के साथ रिकन्सिलेशन करते हैं, उस पर डिपेंड है। अगर वो कश्मीर को सिर्फ एक टूल के टूल इस्तेमाल करें बाकी कंट्री में वोट बैंक के लिए, फिर बदकिस्मती है, फिर मैं कश्मीर में मार होती रहेगी, वो कश्मीरी को गालियाँ निकाल कर उनसे वोट लेते रहेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।